नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हाल ही में जो भी एग्ज़ाम वो कराएगा या इससे पहले जो भी एग्ज़ाम कराता है, ग्रुप सी के एग्ज़ाम में जो है सामान्य हिंदी 20 नंबर की पूछी जाती है, उत्तराखंड जीके 40 नंबर का और सामान्य अध्ययन 40 नंबर का। तो इसी क्रम में आजकल हम जो है सामान्य हिंदी जो 20 नंबर की आती है उसके कुछ टॉपिकों पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने आज एक टॉपिक लिया है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हमारा टॉपिक रहेगा। दोस्तों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, जो भाषा जो शब्द है, ठीक है, भाषा शब्द जो है संस्कृत की एक जो शब्द है उससे भाष से बना हुआ है ये, ठीक है। किससे बना है? भाष शब्द से बना हुआ है। अब जिसका अर्थ होता है या तो बोलना या कहना, ठीक है। क्या होता है अर्थ उसका? बोलना या कहना, ठीक है, बोलना या कहना। अब भाषा ही वह माध्यम होता है दोस्तों जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों या भावनाओं को व्यक्त कर पाता है, ठीक है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे भी मानव अपने चारों ओर जो भी उसके और वातावरण से अर्जित करता है। तो जनरली जो भाषा होती है हम अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, ठीक है। और परिवार जो है भाषा का एक मुख्य साधन होता है भाषा सीखने का। और भाषा सीखने का जो प्रथम जो टीचर जिसको हम कह सकते हैं वो एक माँ होती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जो शब्दों का जो सार्थक जो समूह होता है, ठीक है, या जो संकेत होता है उसको भी भाषा कहते हैं, ठीक है। तो भाषा वाक्यों से या वाक्यों के जो शब्द हैं या उनके जो मूल ध्वनि से बनते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी एक आपका जो भाषा है, वाक्य शब्द और मूल जो ध्वनियाँ हैं वही जो है भाषा के क्या हैं? प्रमुख अंग हैं। अगर हम इसमें बात करें जो पंडित कामता प्रसाद गुरु थे, ठीक है, उनके अनुसार जो भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या दूसरों पर जो भली भांति जो प्रकट कर सकता है या दूसरों के विचारों को जो है स्वयं समझ सकता है। या तो हम अपने विचार दूसरे को जो है कैसे समझा पा रहे हैं उस पर, या अपने विचारों को हम कैसे प्रकट कर सकते हैं या दूसरे के विचारों को हम कैसे समझ सकते हैं, ये सब जो है कामता प्रसाद गुरु ने जो है बताया था। तो उनके अनुसार यह भाषा है। और जनरली जो भाषा की अगर हम बात करें, जो भाषा के 3 रूप होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब वो 3 रूप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वो 3 रूप की अगर हम बात करें, वो 3 रूप होते हैं आपकी। एक तो होती है आपकी मौखिक भाषा, ठीक है, मौखिक भाषा जिसको हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं। एक होता है आपका रिटन लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरी जो भाषा होती है दोस्तों वो होती है आपकी सांकेतिक भाषा। तो 3 टाइप भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आ सकता है। देखो, जैसे हम कहें कि कहीं पर हम परिचर्चा कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं पर हम व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, या हम कहीं पर जो है अपने बातों को रख रहे हैं, तो ये सब जो है भाषा के मौखिक रूप हो सकते हैं। अगर हम लिखित भाषा की बात करें दोस्तों, जैसे हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं, जैसे भाषा का रूप जहाँ पर जो है अक्षरों को या किसी हम जो है चिन्हों की सहायता से जो है अपने विचारों को लिख कर या प्रकट कर सकते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हमें कोई पत्र लिखना हो, कोई निबंध लिखना हो, कोई कहानी लिखनी हो, जीवनी लिखनी हो, तो ये सब जो है भाषा के जो है लिखित रूप में आते हैं। अगर हम सांकेतिक भाषा की बात करें तो जिन संकेतों का जैसे कहीं पर कोई गूंगा है, कोई बहरा है या कोई बोल नहीं पा रहा है, तो उसको समझाने के लिए हम जिन संकेतों का यूज करते हैं या वो हमें समझाने के लिए जिन संकेतों का यूज करता है तो उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। अब कुछ विद्वान ऐसे भी है जहाँ पर जिनने भाषा केवल 2 रूप बताए, या तो मौखिक रूप या लिखित रूप, लेकिन वैसे जनरली जो है भाषा की 3 रूप होते हैं: मौखिक रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ठीक है। अगर हम मौखिक भाषा की बात करें तो मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो ध्वनि होती है। हम लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है, ठीक है। और भाषा की जो सबसे जो छोटी इकाई होती है वो वर्ण या अक्षर है। जब अक्षर मिलेंगे तो ठीक है, तो ध्वनि से जो है अक्षर बनते हैं और अक्षर से क्या बनेंगे? आपके शब्द बनेंगे। शब्द से भी पद बनता है दोस्तों, पद से वाक्य बनता है और वाक्य से जो बनता है वो अवंती बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों वर्ण की, ठीक है, वर्ण की बात करें, अब वर्ण क्या होते हैं देखो, अब ध्वनि का जो भी लिखित रूप होगा, ठीक है, उसको हम वर्ण कहेंगे। अब वर्ण जो है को लिखने के लिए जिन चिन्हों की हमें आवश्यकता पड़ेगी उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जो है देवनागरी लिपि, ठीक है, यानी कि हम जो भी वर्ण लिख रहे हैं उनको लिखने के लिए हमें कोई चिन्हों की आवश्यकता होती है ना, तो उन चिन्हों को हम क्या कहेंगे? या तो लिपि कहेंगे, उनको लिपि चिन्ह भी कह सकते हैं। अर्थात ध्वनि के जो लिपि चिन्ह को जो है वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब भाषा निर्माण की जो इकाइयाँ होती हैं उसके कुछ क्रम है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो है
ध्वनि निकलेगी। ठीक है, ध्वनि से क्या बनेंगे दोस्तों, वर्ण बनेंगे। ठीक है, वर्ण से को यानी कि जिसको हम अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, अक्षर से बनेंगे आपके फिर शब्द बनेंगे। ठीक है, शब्द से कोई पद बनेगा दोस्तों, पद से जो है वाक्य बनेगा, वाक्य से जो है दोस्तों वो अनुवृत्ति बनता है, अनुवृत्ति बनता है। तो इस टाइप से जो है ध्वनि, ध्वनि से वर्ण या अक्षर, अक्षर से जो है बनेगा दोस्तों शब्द, शब्द से पद बनेगा, पद से वाक्य बनेगा और वाक्य से बनता है दोस्तों अनुवृत्ति। ठीक है, इस तरह से जो है जो भी आपका जो है एक जो है सार्थक रूप होता है, एक क्रम होता है भाषा सीखने का। ठीक, अगर हम बात करें दोस्तों शब्द की, ठीक है, अब शब्द क्या होता है, जो भी अब शब्द हम कब बनेंगे, जो भी हमने वर्ण लिए हैं अगर उनका एक कोई सार्थक कर्म, कोई निश्चित कोई इसका जो कोई अर्थ बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, तो एक शब्द कहेंगे। ठीक है, भाषा की वैसे लघुत्तम इकाई, सार्थक इकाई जो है शब्द होती है, एक सार्थक जिसका कोई अर्थ हो। जैसे हम लिखना है, सपोज जो है नयन लिखना है। ठीक है, अब अगर हम यनन लिख दें तो उसका कोई अर्थ है नहीं, नयन लिखेंगे तो उसका अर्थ होता है एक। ठीक है, जो सार्थक होता है, जैसे उसको हम कह सकते हैं कि वो आँख के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे हमने चयन लिख दिया तो कहीं पर किसी के चुनाव की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है। जैसे हमने कोई कमल लिख दिया, ठीक है, कलम लिख दिया, तो जिनका कोई एक सार्थक अर्थ बन जाए उसको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम पद की बात करें, ठीक है, अब पद की अगर हम बात करें, पद क्या होते हैं, जो भी हमने सार्थक वर्ण अभी बात की, सार्थक वर्णों का एक जो समूह बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि वह बहुत अच्छा लिखता है, या वह बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, या हमने कह दिया कि मोहन क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो है सारे हमने जो शब्द लगाए उनको जो है एक सार्थक ऑर्डर में, एक बिल्कुल सार्थक वर्ण समूह हमने बना दिया, तो वो जो है एक पद बन जाएगा। ठीक है, अब जब दो या दो से ज़्यादा पद आपस में मिल जाते हैं दोस्तों, वो क्या बनाते हैं, आपके वाक्य बनाते हैं। ठीक है, जो भी दो या दो से अधिक जो शब्दों का जो सार्थक समूह होगा, जो उनका एक निश्चित अर्थ हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा। ठीक है, यदि हम कहेंगे कि यदि जाएगा विद्यालय मोहन, तो कल रूप अगर हमने लिख दिया कि विद्यालय जाएगा मोहन कल, तो ये कोई सार्थक अर्थ नहीं बन रहा ना। तो सार्थक अर्थ अगर हम वो दे रहा है, तो ऐसा जो यहाँ पर जो है पदों का एक ऐसा जो है सार्थक समूह जो एक सार्थक अर्थ हमें दे सके, तो उसको वाक्य कहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों वाक्य के भी जो है बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य के जनरली जो है दो अंग होते हैं, एक तो होता है आपका उद्देश्य और एक होता है आपका विधेय। ठीक है, कौन कौन से दो अंग हैं दोस्तों, एक उद्देश्य और दूसरा होता है आपका विधेय। अब जैसे हमने उद्देश्य की बात करें, तो उद्देश्य में कि जिसके बारे में, जैसे हमने किसी के बारे में कुछ लिखना है, जिसके बारे में लिखा जाता है। जैसे राहुल, हमने कहा कि राहुल जो है परीक्षा हॉल में बैठा है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, राहुल के बारे में ना। राहुल कहाँ बैठा है, जहाँ से हम कहाँ शब्द हमारे पास निकल के आ रहा है, तो हम पूछेंगे कहाँ कौन बैठा है, तो राहुल बैठा है। ठीक है, अब परीक्षा हॉल में कौन बैठा है, तो राहुल बैठा है। तो इस टाइप से, जैसे राहुल होशियार विद्यार्थी है, तो यहाँ जहाँ पर जो है एक जिसके बारे में कहा जाता है उसको उद्देश्य कहा जाता है। अब उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है उसको विधेय कहा जाता है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, यहाँ पर जो है एक सार्थक जो अर्थ है ना कि रावण ने किसको मारा, नहीं राम ने किसको मारा, तो राम ने किसको मारा, तो सीधे उत्तर निकल के आ जाएगा राम ने रावण को मारा। तो जहाँ पर जो है कुछ अर्थ निकल के आ जा रहा है। ठीक है, जिसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, और जिसके बारे में कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जो हमने बात की, शब्द पद वाक्य। अगर हम बात करें कि जो अनुवंती है, अनुवंती जो है क्या होता है, अनुवंती के अंतर्गत जैसे लिंग आ जाता है आपका, वचन, पुरुष, काल, ये सब चीज़ें जो है अनुवंती के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब इस संबंध में जैसे कर्ता, क्रिया, कर्म, क्रिया, इन सबको जो है विशेष होता है, इन सबको जो है जो वाक्य के अंग होते हैं ये सब अनुवंती में आते हैं। ठीक है, अगर हम हिंदी भाषा के प्रादुर्भाव की बात करें तो 1000 ईस्वी के आसपास इसको माना जाता है। अगर हम बात करें जो आपका जो परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी एक भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, तो बहुत सारे जो है जैसे द्रविड़ परिवार है, भारोपीय परिवार है, आर्य परिवार है, तो हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है दोस्तों।
और हिंदी वस्तु तो जो है एक फारसी भाषा का शब्द है। ये जो हिंदी हम लिखते हैं ना, वो जो है जो है फारसी, ठीक है, फारसी भाषा का ये शब्द है। और हिंदी शब्द का जन्म, जैसे हम बात करें हिंदी भाषा का जो जन्म है वो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुई है। पहले तो इसको जो है ईरानियों ने इसको जो है सिंध नाम से पुकारा था, ठीक है। अब हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति है वो अपभ्रंश से मानी जाती है, क्योंकि अपभ्रंश को जो है हिंदी की जननी कहते हैं। और हिंदी की जो लिपि है दोस्तों वो क्या है, आपकी देवनागरी है, ठीक है। और जो है इसमें बहुत सारे जो है स्वर, मात्राएं, व्यंजन, इन पे भी हम आगे बात करेंगे, सब जो है इसमें रहती है। तो ये था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक। तो आज हमने जिन टॉपिक के ऊपर बात की, ठीक है, उनको हम एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। हमने भाषा के रूप, भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात की। तो हमने इसमें भाषा के रूप पे भी बात की, वर्ण के बारे में बात की, शब्द के बारे में बात की, पद के बारे में बात की, वाक्य और वाक्य के अंग। दोस्तों ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो है बात करेंगे अब कुछ अलग टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।